नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल पारस एग्रीकल्चर क्लासेस पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप जानते हो, इस वैश्विक महामारी को देखते हुए सभी कोचिंगें जो है वो बंद पड़ी है। तो इसी प्रयास को आगे बढ़ाते हुए कि आपकी पढ़ाई का कोई भी नुकसान ना हो, उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए पारस एग्रीकल्चर क्लासेस जयपुर आपके लिए क्वेश्चन बैंक शुरू कर रहा है। इसके अंदर आपको विविध परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन मिलेंगे। ये आपको पता है कि सभी जो एग्ज़ाम्स होती है वर्तमान में कंपटीशन की, उनके अंदर सभी के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं लगभग 60 से 70% जो क्वेश्चन आते हैं वो पिछली परीक्षाओं से ही पूछे जाते हैं। तो देखिए, आपके लिए रोज़ाना एक क्वेश्चन का जो होगा, जैसे कि 10, 20, 25 जो भी क्वेश्चन बनेंगे, उन क्वेश्चनों को देखते हुए आप अपनी तैयारी का अवलोकन कर सकते हैं कि अपनी तैयारी कैसी है और आपकी तैयारी जो है वो जारी रहेगी। चलो इसी चीज़ को आगे देखते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी क्विज। पहला है, भेड़ में मैथुन की क्रिया कहलाती है। तो भेड़ के अंदर जो मैथुन की क्रिया होती है वो क्या कहलाती है? सर्विंग कहलाती है, कपलिंग कहलाती है, टपिंग कहलाती है या लैम्बिंग कहलाती है। तो भेड़ के अंदर जो मैथुन की क्रिया होती है वो क्या कहलाती है? टपिंग कहलाती है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। देखिए, अन्य जो ऑप्शन है अपन उनको भी देख लेते हैं। इसके साथ साथ अपने क्या होगा कि एक क्वेश्चन के साथ ही अपने 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। देखिए, जो सर्विंग की मैथुन की क्रिया होती है, सर्विंग जो होती है वो होती है गाय के अंदर। देखिए, एक तो गाय में होती है, एक भैंस में होती है ये मैथुन की क्रिया सर्विंग वाली, और एक होती है बकरी के अंदर, और एक होती है मुर्गी के अंदर। तो ये सारी की सारी जो क्रियाएं होती है वो सर्विंग कहलाती है, मैथुन की क्रियाएं कहलाती है। किसके अंदर? गाय भैंस भेड़, वो सॉरी गाय भैंस और बकरी और मुर्गी के अंदर। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन देखिए बी, कपलिंग। अब जो कपलिंग है, कपलिंग किसके अंदर मैथुन की क्रिया कहलाती है? कपलिंग कहलाती है सूअर के अंदर। सूअर के अंदर कपलिंग की क्रिया जो कहलाती है, वो मैथुन की क्रिया जो कहलाती है वो कहलाती है कपलिंग। इसके अलावा जो टपिंग थी ये भेड़ की थी। इसके अलावा जो ऑप्शन डी दे रखा है आपके, लैम्बिंग, तो लैम्बिंग जो क्रिया कहलाती है वो कहलाती है भेड़ के अंदर बच्चा देने की क्रिया कहलाती है। भेड़ के अंदर बच्चा देने की जो क्रिया कहलाती है वो कहलाती है लैम्बिंग। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, बकरी में बच्चा देने की क्रिया कहलाती है फेरोविंग, हैचिंग, काविंग या किडिंग। बकरी में बच्चा देने की क्रिया क्या कहलाती है? फेरोविंग कहलाती है, हैचिंग कहलाती है, काविंग कहलाती है या किडिंग कहलाती है। तो देखिए, बकरी में बच्चा देने की जो क्रिया कहलाती है वो कहलाती है किडिंग। तो इसका राइट आंसर होगा डी। इसके अलावा अपन अन्य ऑप्शन भी देख लेते हैं। पहला है फेरोविंग। फेरोविंग जो कहलाता है वो सूअर में बच्चा देने की क्रिया कहलाता है। सूअर के अंदर बच्चा देने की क्रिया फेरोविंग कहलाता है। इसके अलावा हैचिंग जो है ये मुर्गी में बच्चा देने की क्रिया कहलाती है, हैचिंग। और काविंग जो है ये भैंस और गाय के अंदर बच्चा देने की क्रिया कहलाती है, काविंग। तो आपके इसके साथ साथ देखिए, एक क्वेश्चन के साथ साथ आपके 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं। तो इन्हें एक क्वेश्चन मत समझिए, 4 क्वेश्चन आप समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए अपने, गाय के शरीर का शारीरिक तापमान होता है। ऑप्शन ए दे रखा आपके 37.5 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी में 38.9 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी में 38.5 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी में 39.2 डिग्री सेल्सियस। तो गाय के शरीर का जो शारीरिक तापमान होता है वो कितना होता है? 38.5 डिग्री सेल्सियस। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा सी, 38.5 डिग्री सेल्सियस। यदि फारेनहाइट में बात करें अपन, तो ये होगा फारेनहाइट के अंदर गाय का जो तापमान होगा वो होगा 101.5 डिग्री फारेनहाइट। ठीक है। इसके अलावा अपन अन्य ऑप्शन भी देखते हैं। 37.5, तो ये भैंस के शरीर का शारीरिक तापमान जो होता है वो होता है 37.5। इसके अलावा भेड़ का जो तापमान होता है वो 38.9 डिग्री सेल्सियस होता है। 38.5 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो होता है गाय का। और इसके अलावा 39.2 डिग्री सेल्सियस जो होता है ये होता है सूअर का। फारेनहाइट की बात करें तो 102.6 डिग्री फारेनहाइट होगा सूअर का। और भैंस की बात करें तो 100 डिग्री फारेनहाइट होगा, और भेड़ की बात करें तो 102 डिग्री फारेनहाइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मादा ऊंट का गर्भकाल होता है, कितने दिन का होता है मादा ऊंट का गर्भकाल? ऑप्शन ए में है 282 दिन,
ऑप्शन बी में 310 दिन, ऑप्शन सी में 390 से 410 दिन, ऑप्शन डी में है 150 दिन। तो मादा ऊँट का जो गर्भकाल होता है वो होता है 390 से 410 दिन। तो इसका राइट आंसर होगा सी। तो अब ने अन्य ऑप्शन भी देख लेते हैं। देखिए 282 दिन, 282 दिन जो होते हैं वो गाय के होते हैं, 310 दिन जो होते हैं वो भैंस के होते हैं, और 150 दिन जो होते हैं वो भेड़ के होते हैं गर्भकाल के। अगला क्वेश्चन देखिए, भेड़ की मध्य चक्कर अवधि होती है, भेड़ की जो मध्य चक्कर जो अवधि होती है वो कितने दिनों की होती है। देखिए ऑप्शन ए दे रखा है आपके 21 दिन, ऑप्शन बी दे रखा है 14 दिन, ऑप्शन सी दे रखा है 18 से 21 दिन, और ऑप्शन डी दे रखा है 15 से 18 दिन। तो भेड़ के जो मध्य चक्कर की अवधि होती है वो होती है 15 से 18 दिन। तो राइट आंसर रहेगा इसका डी। अन्य ऑप्शन देखिए, 21 दिन जो होती है वो मध्य चक्कर की अवधि होती है गाय और भैंस की 21 दिन होती है। इसके अलावा 14 दिन जो होती है वो ऊँट की होती है मध्य चक्कर की अवधि, और 18 से 21 दिन जो होती है वो बकरी की होती है मध्य चक्कर अवधि। तो आपके एक साथ 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं एक क्वेश्चन के साथ साथ ही। अगला क्वेश्चन देखिए, भैंस के मध्यकाल की अवधि होती है, भैंस का जो मध्यकाल होता है वो कितने घंटों का होता है। तो देखिए 27 घंटे, 18 घंटे, 2 से 3 दिन, 1 से 3 दिन। तो अपने जो भैंस का मध्यकाल की अवधि जो होती है वो होती है 27 घंटे। तो राइट आंसर होगा ए 27 घंटे। अन्य ऑप्शन देखिए 18 घंटे, 18 घंटे जो होती है वो गाय के अंदर होती है। देखिए गाय के अंदर मध्यकाल की जो अवधि होती है वो होती है 18 घंटे। इसके अलावा 2 से 3 दिन जो होती है ये बकरी के अंदर होती है मध्यकाल की अवधि, और 1 से 3 दिन जो होती है ये भेड़ के अंदर होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, दो मध्यकालों के बीच की अवधि कहलाती है। तो दो मध्यकालों के बीच की जो अवधि होती है वो क्या कहलाती है, मध्यकाल, मध्यचक्कर, गर्भाकाल या ऋतु में। तो दो मध्यकालों के बीच की अवधि जो कहलाती है वो कहलाती है मध्य चक्कर। तो इसका राइट आंसर रहेगा बी। इसके अलावा अपन अन्य ऑप्शन देखते हैं। देखिए मध्यकाल, मध्यकाल किसे कहते हैं, मध्यकाल जो कहा जाता है वो कहा जाता है मादा पशु जब नर पशु के साथ संभोग की इच्छुक होती है तो उसको कहा जाता है मध्यकाल, या इसे गर्मी में आना, ताव में आना या पाली में आना भी कहा जाता है। देखिए मध्यकाल की जो पहचान की जाती है वो टीजर बुल के द्वारा की जाती है। अगला ऑप्शन है, अपने मध्य चक्कर कंप्लीट हो गया। अगला ऑप्शन है गर्भाकाल। देखिए गर्भाकाल किसे बोलते हैं, गर्भ धारण से प्रसव तक का जो समय होता है, गर्भ जब पशु धारण करता है उससे लेकर के प्रसव जब करता है उस समय का बीच की जो अवधि होती है वो कहलाता है गर्भाकाल। इसके अलावा ऋतु में जो होता है वो कहलाता है यौनारंभ, वयस्कता, जिसमें मादा जो होती है वो अंडाणु का निर्माण करने के लिए और नर जो होता है वो शुक्राणु का निर्माण करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो वह कहलाती है वयस्कता। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व में कृत्रिम गर्भाधान की शुरुआत किसने की थी। देखिए विश्व के अंदर कृत्रिम गर्भाधान जो की थी वो की थी, देखिए ऑप्शन देखिए पहले तो डॉक्टर संपत कुमार, लाफार्ज, लियोनार्डो, धीरज कुमार, इनमें से कोई नहीं। तो विश्व में कृत्रिम गर्भाधान की जो शुरुआत की थी वो की थी लाफार्ज, लियोनार्डो ने। ऑप्शन बी सही रहेगा इसका। और इन्होंने जो शुरुआत की थी वो की थी 1777 के अंदर की थी। इसके अलावा अन्य ऑप्शन देखिए, डॉक्टर संपत कुमार, ये जो है ये भारत में प्रथम कृत्रिम गर्भाधान इन्होंने किया था डॉक्टर संपत कुमार ने, और ये किया था 1939 के अंदर। ध्यान रखना लाफार्ज, लियोनार्डो ने 1777 में किया था और भारत में इन्होंने 1939 के अंदर किया था। तो आगे देखिए अगला क्वेश्चन, सीमन के तनुकरण में काम में लेते हैं। ये जो सीमन का जो तनुकरण होता है उसमें काम में क्या क्या लेते हैं, अंडे का पीत, लैक्टोज, गिल्सरोल, ए व सी दोनों। तो सीमन के जो तनुकरण में काम में लेते हैं वो क्या लेते हैं, देखिए इसके अंदर राइट आंसर रहेगा डी, ए व सी दोनों, क्योंकि अंडे का पीत भी काम में लेते हैं और गिल्सरोल भी काम में लेते हैं। ये ऑप्शन बी जो दे रखा है आपके लैक्टोज, इस लैक्टोज की जगह क्या लेते हैं, फ्रक्टोज काम में लेते हैं सीमन के तनुकरण के अंदर। तो ये राइट आंसर, यदि इसमें अंडे का पीत, फ्रक्टोज और गिल्सरोल होता तो ये सभी आ जाते इसके अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, भैंस हेतु
खुला क्षेत्र का आकार या स्थान कितना रखा जाता है भैंस के लिए? 8 मीटर स्क्वायर, 7 मीटर स्क्वायर, 12 मीटर स्क्वायर या 4 मीटर स्क्वायर? तो देखिए 8 वर्ग मीटर रखा जाता है, 7 वर्ग मीटर रखा जाता है, 12 वर्ग मीटर रखा जाता है या 4 वर्ग मीटर रखा जाता है भैंस हेतु खुला क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा 8 मीटर स्क्वायर। भैंस के लिए जो जगह रखी जाती है वो 8 मीटर रखी जाती है। और यदि इसी 8 मीटर को अपन वर्ग फीट में बांटें तो ये रहेगा 80 से 100 वर्ग फीट। देखिए एक सेकंड, 80 से 100 वर्ग फीट के अंदर, यदि फीट में बात करें तो 80 से 100 वर्ग फीट होगा, और यदि मीटर में बात करें तो 8 मीटर होगा। इसके अलावा अन्य ऑप्शन देखिए 7 मीटर। देखिए 7 मीटर जो रखा जाता है वो गाय के लिए रखा जाता है, खुला क्षेत्र जो रखा जाता है 7 मीटर रखा जाता है। और यदि इसकी भी बात करें अपन, यदि 80 से 100 वर्ग फीट ही इसके अंदर भी जगह रखी जाती है, फिट में बात करें तो 80 से 100 वर्ग फीट ही इसके अंदर भी रखी जाती है। इसके अलावा 12 मीटर स्क्वायर, ये जो ऑप्शन है सी 12 मीटर स्क्वायर, ये इतनी जगह रखी जाती है, ये गर्भित गाय के लिए रखी जाती है और सांड के लिए रखी जाती है 12 मीटर स्क्वायर। तो गर्भित गाय और सांड यदि इनकी बात करें अपन, यदि फिट के अंदर, तो ये रहती है 180 से लेकर के 250 वर्ग फीट। 180 से लेकर के 250 वर्ग फीट का स्थान इनके लिए रखा जाता है। अगला जो ऑप्शन है अपना वो है 4 मीटर स्क्वायर। 4 मीटर स्क्वायर, देखिए 4 मीटर स्क्वायर जो रखा जाता है ये रखा जाता है हीपर के लिए। हीपर जो होता है उसके लिए 4 मीटर स्क्वायर रखा जाता है। यदि अपन वर्ग फीट की बात करें तो 50 से 60 स्क्वायर फीट इसकी जगह रखी जाती है। 50 से 60 स्क्वायर फीट इसके लिए जगह रखी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, सांड हेतु बंद क्षेत्र स्थान का आकार रखा जाता है 20 से 30 स्क्वायर फीट, 100 से 120 स्क्वायर फीट। अब देखिए इसमें स्क्वायर फीट में दे दिया, वहाँ पे मीटर में दे रखा था आपके 120 से 140 स्क्वायर फीट, इनमें से कोई नहीं। तो सांड के लिए जो बंद क्षेत्र का या स्थान का जो आकार रखा जाता है वो कितना रखा जाता है? तो वो रखा जाता है 120 से 140 स्क्वायर फीट। तो इसका राइट आंसर रहेगा सी। इसके अलावा अपन देख लेते हैं, देखिए 20 से 30 स्क्वायर फीट। 20 से 30 स्क्वायर फीट जो रखा जाता है ये गाय के लिए रखा जाता है, बंद क्षेत्र जो होता है। और इसके अलावा दूसरा ऑप्शन बी जो दे रखा है 100 से 120 स्क्वायर फीट, तो ये रखा जाता है गर्भित गाय के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, भेड़ की नाड़ी गति प्रति मिनट होती है। ऑप्शन ए में दे रखा है आपके 28 से 32, ऑप्शन बी में दे रखा है 70 से 80 प्रति मिनट, ऑप्शन सी में दे रखा है 40 से 45 प्रति मिनट, और ऑप्शन डी में दे रखा है 60 से 80 प्रति मिनट। तो भेड़ की जो नाड़ी गति होती है वो प्रति मिनट कितनी होती है? तो भेड़ की जो नाड़ी गति होती है, देखिए भेड़ की नाड़ी गति जो होती है वो 70 से 80 होती है। तो इसका राइट आंसर रहेगा 20, 70 से 80। इनके अलावा अन्य ऑप्शनों की बात करें अपन, तो ए ऑप्शन है 28 से 32, ये जो होती है नाड़ी गति ये होती है ऊँट की। 28 से 32 जो होती है ये ऊँट की होती है। इसके अलावा 70 से 80 जो होती है ये भेड़ की होती है, और बकरी की भी होती है नाड़ी गति, दोनों की होती है, भेड़ की और बकरी की 70 से 80। इसके अलावा 40 से 45 जो होती है ये नाड़ी गति होती है भैंस की, 40 से 45, और 40 से 50 जो होती है ये गाय की होती है। ध्यान रखना, 40 से 50 गाय की और 40 से 45 भैंस की होती है नाड़ी गति। इसके अलावा देखिए ऑप्शन सी, ऑप्शन डी 60 और 80, 60 से 80 प्रति मिनट जो नाड़ी गति होती है ये होती है सूअर की। तो ये जो ऑप्शन डी है ये है सूअर के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, गाय की श्वास दर प्रति मिनट होती है। गाय की जो श्वास दर होती है वो कितनी होती है प्रति मिनट? 15 से 18, 12 से 20, 20 से 25, 8 से 18। तो गाय की जो श्वास दर प्रति मिनट होती है वो होती है 20 से 25। तो इसका राइट आंसर रहेगा सी। अन्य ऑप्शन देखिए अपने 15 से 18। 15 से 18 जो श्वास गति होती है वो होती है किसकी होती है? भैंस की। 15 से 18 भैंस की होती है। 12 से 20 जो होती है ये बकरी की होती है, 12 से 20 बकरी की, और 20 से 25 जो होती है ये गाय की होती है, और 8 से 18 जो होती है ये सूअर की होती
ध्यान रखना ये सुअर की होती है 8 से 18 जो होती है श्वास दर प्रति मिनट। श्वास दर को जो मापा जाता है वो नथुनों के आगे हथेली रख कर के और सांस छोड़ने और लेने की गति को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भैंस की नाड़ी गति ज्ञात की जाती है मैक्सिलरी धमनी द्वारा, फेमोरल धमनी द्वारा, कोक्सीजियल धमनी द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो भैंस की जो नाड़ी गति ज्ञात की जाती है वो ज्ञात की जाती है सी ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा, कोक्सीजियल धमनी द्वारा। कोक्सीजियल धमनी के द्वारा ही गाय की भी नाड़ी गति ज्ञात की जाती है। इसके अलावा जो फेमोरल धमनी होती है इसके द्वारा भेड़, बकरी और जो छोटे सुअर होते हैं, भेड़, बकरी और छोटे सुअर जो होते हैं इनकी नाड़ी गति ज्ञात की जाती है। मैक्सिलरी जो धमनी होती है इनके द्वारा गधा जो होता है, गधा, घोड़ा और खच्चर की जो नाड़ी गति जो ज्ञात की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है, मैक्सिलरी धमनी के द्वारा ज्ञात की जाती है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि इसके अंदर आपके विगित परीक्षाओं के जो क्वेश्चन थे वो समाहित हैं और आने वाले एग्जाम्स जो होंगे आपके उनके अंदर ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके मित्र जो होंगे उनको भी इस कोरोना काल के अंदर उनको भी इस जो वीडियो है इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।